अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। आज विलिंग वेज पर हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी नामवर शख्सियत से जिनसे मिलकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको उनसे मुतारिफ़ कराऊं, और फ़िलहाल मेरे साथ मिस नादिया शेख तशरीफ़ रखती हैं, जो कि हमारे साथ पैनल इंटरव्यू का हिस्सा है एज एन इंटरव्यूअर। तो मैं ख़वातीन हज़रात आपकी मुलाकात करा रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हमाद राना साहब से। प्रोफेसर डॉक्टर हमाद राना प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और इन्होंने MBBS अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद FCPS किया सर्जरी में, फिर FACS किया और आजकल बतौर प्रोफेसर ऑफ सर्जरी शालामार मेडिकल कॉलेज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब के साथ एक ज़ाती रिश्ता भी है, और वो ये है कि हम एक ही मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के। और मैं प्रोफेसर साहब के मुतालिक कुछ बातें जानता हूँ और कुछ ये मेरे मुतालिक जानते हैं, जो बतौर तालिब इल्म के हम शेयर करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बुनियादी सा सवाल है कि आप शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहते थे और सर्जन बनना चाहते थे, या ये इत्तफाकी हो गया? अच्छा, ये शायद मैं उन चंद खुश नसीब लोगों में से हूँ कि जो शायद शुरू से ही जो है वो डॉक्टर बनने की जस्तजू में थे। और मैं आपको बताऊं कि जो है ना सिर्फ डॉक्टर बनने की बल्कि सर्जन बनने की जस्तजू में था कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी भी मिली कि मैं बैरून मुल्क जाऊं और मैं जो है वो मज़ीद अपनी स्पेशलाइजेशन करूं। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ एक होती थी कि अगर मुझे कोई सर्जरी में देगा अपना ट्रेनिंग का मौका होगा तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए आपने देखा कि मैं जो है मेरी जो डिग्री आपने इंट्रोड्यूस करी वो FCPS वो लोकल डिग्री है। सो उसकी वाहिद वजह ये थी कि मैं सर्जरी ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फैसिनेट बहुत करती थी ये चीज़। आप देखिए कि एलोपैथी मेडिसिन जो है उसमें जो कमाल और रूज हासिल हुआ है वो सर्जरी को हासिल हुआ है। कोई अगर इनोवेशन हुई है और जिसमें आप मरीज को 100% कह सकते हैं कि ये ठीक हो गया। एक डिजीज पर्सन था, सर्जरी होती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हो जाता है। जबकि इसकी अदर स्पेशलिटीज़ जो हैं, मेडिसिन है, ज़ाहिर उसका अपना रोल है, लेकिन उसमें मरीज क्योर जो है वो उस तरह नहीं होता जिस तरह के सर्जरी में हो जाता है। नकारा हिस्सा देखा, निकाला, मरीज ठीक। और अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि सर्जरी में क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं सर्जरी के, उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, यही बोला ना आपने कि क्योर रेट ज़्यादा होता है। तो आपने कहा कि मुझे फैसिनेट करती थी ये चीज़, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मतलब कहीं किसी और शोबे में इसलिए नहीं गए कि वहाँ पे आपको मायूसी ना हो, या आपको कोई डर था फेलियर का, या मतलब इस तरह? हालांकि सर्जरी इज़ नॉट एन ईजी टास्क, सर्जरी में बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे, बहुत बहुत मुश्किल सर्जरीज होती होंगी। तो कैसे आप, मतलब मेरा सवाल आई थिंक आपको समझ में शायद है। नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं। ये देखें, एक जो आपको इनर सेल्फ को सेटिस्फेक्शन होती है वो होती है कि आपने किसी की जान बचा ली। जो मौके सर्जरी में जान बचाने के हैं वो शायद मुझे लगता था, और शायद अब तो मैं शायद यकीन से कह सकता हूं, उस वक्त तो मुझे इतना नो हो भी नहीं था कि, और एक आइडियलाइज होता है, आप करते हैं कि आप अपने हाथ से काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि जो है ना, जब शौकत खानम स्टार्ट हुआ था जी, तो आई वॉज द फर्स्ट बैच, अमंग द फर्स्ट बैच जिसको के सिलेक्शन मिली थी। और वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस इन्होंने किया था। तकरीबन 1500 डॉक्टर्स को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, उनका इंटरव्यू किया, उसके बाद उसमें से 100 इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए, उसके बाद फिर एक इंटरव्यू है जिसमें कि 10 इन्होंने लोग लिए थे।
तो उस वक़्त शौकत खानम में सर्जरी का शोबा नहीं था। तो डॉक्टर नौशेरमा बरकी जो हैं वो शौकत खानम का इंटरव्यू करते थे, फाइनल इंटरव्यू उन्होंने किया। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा उस वक़्त कि उस वक़्त मैंने हाउस जॉब ताज़ी हाउस जॉब की हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं सर्जरी करना चाहता हूँ। तो ही वाज यू नो लाइक टेकन अबैक, आप सर्जरी करना चाहते हैं बट वी डोंट हैव डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। मैंने कहा जी बात ये है कि मैं पहले अपनी मेडिकल स्किल्स को डेवलप करना चाहता हूँ। तो मैं ये पीरियड जो है वो अपनी मेडिकल स्किल्स को शार्पन करने के लिए यूज़ करूँगा और मैं जाऊँगा सर्जरी में ही। और हो सकता है कि मैं वो बंदा हूँ जो आपके हॉस्पिटल में सर्जरी डिपार्टमेंट शुरू करूँ। जब बाद में जो है उनसे फिर मुलाकात होती रही और तो उन्होंने अपने जो कंसल्टेंट का पैनल था उन्होंने कहा कि यार एक लड़का आया है वो मुझे बड़ा उसने इम्प्रेस किया। उन्होंने कहा कि जी क्या? कहते हैं कि यार उसने मुझे बड़ा क्लियरली कहा है कि मैंने करनी सर्जरी है लेकिन मैं इधर आ रहा हूं मेडिसिन के लिए। तो ही इज क्लियर अबाउट हिज आइडियाज, हिज प्लान्स। तो इत्तेफाक से उस वक्त जो कंसल्टेंट का पैनल था उसमें मेरी बड़ी हमशीरा जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हु इज वन ऑफ द पायनियर ऑफ ऑन्कोलॉजी इन पाकिस्तान। शी डेवलप्ड द ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ शौकत खानम हॉस्पिटल। तो उसने मुझे ये बाद में बताया। उनका नाम क्या है? फौजिया राना। तो जो है और ये फिर जो उस वक्त बात मैंने एक ऐसे की थी ये वाकई सच साबित हुई। आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ शौकत खानम हॉस्पिटल इन सर्जरी डिपार्टमेंट। सो इस तरह ये काम आप कई दफ़ा एक चीज़ लेते हैं तो वो आपको ऐसा बन जाता है कि वो बिल्कुल हो जाता है। इसलिए पैशन इंसान को मेरा ख्याल है रखना चाहिए और इसको क्लियर होना चाहिए। पर्पस और पैशन दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी आपको अपना गोल एग्जैक्टली पता हो और फिर आप उसके मुतालिक पैशनेट रहें और जो अप्स एंड डाउन्स और हवादिस ज़माना और हवाओं के थपेड़े हों उसके बावजूद आपका मन अगर डोले भी तो आपकी मंजिल जो है वो आपकी आंखों से ओझल ना हो। इसी देखिए नाज़रीन ने बात की, बहुत दुरुस्त बात की। सर्जरी बहुत टफ काम है, इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब। क्योंकि आप देखिए कि अल्लाह के बाद मरीज आपके रहमो करम पे होता है। आप मेडिसिन देते हैं किसी को, मेडिसिन का जो है वो एक इफेक्ट होता है वो जो आपको पता होता है, आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। सर्जरी में रिवर्सल के चांसेस कम होते हैं और यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग। बिकॉज एक निश्तर जब लगता है किसी के तो वो स्कार देता है और आपको पता है कि स्कार्स जो होते हैं ना वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, वो कभी नहीं कभी खत्म नहीं होते। यानी ये चाहे जिस्म के ऊपर हो या रूह पे हो, ये सही बात है। तो ये बताएं कि सर्जन जो है वो सिर्फ निश्तर ही लगाते हैं और काट पीट ही करते हैं या वो रूहों के फट जो है उनको भी दूर करते हैं? ये देखिए बात ये है कि आपको रूह को फट क्यों लगा? अगर आप को कोई ऐसी बीमारी है जिसका के इलाज सर्जरी में है तो आपके रूह पे फिर फट लगा होगा। तो जब आप सर्जरी से वो करेक्शन करते हैं तो वो फट भी जो है मुंदमिल होता है। आप देखिए कि एक मैं ये सोचता होता था शुरू कि क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो डॉक्टर्स की फैमिली है। मेरे ग्रैंडफादर वाज probably the first LSMF at that time pre-partition. My father was doctor. My दादाजी का क्या नाम है? अलादाद। और अब्बा जी? और वाला साहब का नईम राना। अच्छा, दादाजी भी सर्जन थे? नहीं, he was a doctor. He was a doctor, he was a physician। और LSMF उस वक्त होता था, उस वक्त MBBS नहीं था। और वाले साहब? वाले साहब भी जनरल फिजिशियन थे। फिर मेरे बड़े भाई हैं, वो भी डॉक्टर हैं, ही इज पल्मोनोलॉजिस्ट।
सिस्टर है मेरी बड़ी, शी इज़ ऑन्कोलॉजिस्ट का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। उसके बाद मेरे भतीजे जो हैं ही इज़ ए पल्मोनोलॉजिस्ट। सो ये, और फिर जो मेरे फादर वाली साइड से थे वो मशहूर थे डॉक्टरों की फैमिली। मेरे 2 ताया जो थे वो डॉक्टर थे साथ। अल्लाह अकबर। तो फिर मदर वाली साइड से मेरे 2 मामू थे जो कि डॉक्टर थे। तो आपकी तो जीन्स में ही डॉक्टरी आ गई ना। हाँ, मतलब लेकिन है ना, लेकिन जो आप देखिए कि पता नहीं उस वक्त मुझे खैर बस इतना वो पता पैशन नहीं, इसीलिए इतना। और वो ये सारे के सारे, इनमें से कोई भी सर्जन नहीं था, इनमें से कोई भी सर्जन नहीं था, ये सारे के सारे फिजिशियन थे। तो जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अमेरिका जाकर रेजिडेंसी करूँ, तो मेरी सिस्टर उधर थी, शी वाज डूइंग दैट। तो उन्होंने कहा कि यू कम ओवर। मैंने कहा जी मेरा ये एक ही शर्त है कि मुझे सर्जरी में रेजिडेंसी ले दे तो मैं आ जाता हूँ। फिर जो है मदर मेरी बहुत गाइडिंग फोर्स थी मेरे नीचे। तो बहुत से मेरे फैमिली मेम्बर दूसरे मुल्कों में थे, तो मैं अपनी मदर को कहता था कि नहीं मैं आपके पास रहूँगा। तो वो मुझे कहती थी कि तू यहाँ ही अरूज पाएगा। और फिर देखिए कि मैंने फिर जो है वो बहुत जो है कम उम्र में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। फर्स्ट जो पार्ट 1 आप तो जानते होंगे वही फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ। सेकंड पार्ट 2 जो है वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ। तो वो काफ़ी रेयर होता है, आपको पता है FCPS का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है। और फिर उसके बाद जिस डिग्री के असूल के लिए मैं सोचता था वो मुझे उन्होंने खुद दे दी। अभी 2018 में मुझे अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जरी ने फेलोशिप दे दी। सो ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती हैं। और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का रोल ज़रूर होता है कि आप अपने आइडियाज़ में क्लियर होते हैं, आएँ बाएँ शाई नहीं होती। जहाँ आप थोड़ा सा डगमगाते हैं, ये करते हैं, क्लैरिटी नहीं होती, ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, तो शायद वो चीज़ आप उस तरीके से फाइनल अचीव नहीं कर सकते उसको। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सेंसिटिव सा है। जब आप सर्जरी कर रहे होते हैं या अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं सर्जरी के लिए, तो किस किस्म का रिलेशनशिप या ताल्लुक आप मरीज के साथ अपना महसूस करते हैं? उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं, ये थोड़ा सा प्लीज। अच्छा देखिए, मेरा हमेशा से मेरे अब काफ़ी ट्रेनिंग भी है और पिछले गुज़श्ता कोई 15-20 साल से सुपरवाइज़र भी हूँ, एग्जामिनर भी हूँ। तो मैं एक चीज़ क्रिएट करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ के गवाह हैं। मैं उनको कहता हूँ कि ये जो मरीज़ है ये कोई अननोन एंटिटी नहीं है, ये आपका भाई है, बहन है, बेटा है, नियर डियर है। सो यकीन करें कि मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं जब भी कोई काम कर रहा हूं तो मैं ये कहता हूं कि मैं आई एम गोइंग टू डू इट इज समवन नियर डियर। तो आप देखिए कि आप अपने नियर डियर का कभी भी नुकसान नहीं करना चाहेंगे, तो देन आई स्टॉप माई सेल्फ। सो ये चीज़ जो है ये मैं अपने यंग डॉक्टर्स में है हमेशा ये कहता हूँ, बल्कि यहाँ तक मेरे लिए मशहूर हो गया, मैं इनको कहता हूँ कि भी आप कौन सी बुक पढ़ते हैं, तो वो कोई लोकल बुक को बताएंगे। तो मैं उनको फिर एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कि फ़र्ज़ करें आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर बन गए हैं और आपका कोई नियर डियर जो है उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। आपके पास 2 जो है चॉइसेस हैं, एक वो डॉक्टर है जिसने ये लोकल आजकल के बड़े खुलासे हुए हैं वो पढ़ा है, एक दूसरा जो है वो उसने कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हुई है। तो आप किसके पास लेके जाएंगे? तो वो कहते हैं जाहिर है जी जिसने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हुई है। तो फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि फिर ये जो मरीज आपके पास आएंगे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो भी किसी के बहन होंगे, भाई होंगे, बेटे होंगे, तो क्या ये आप अपने प्रोफेशन से ऑनेस्टी करेंगे? सो मैं ये ज़रूर, मेरे स्टूडेंट सारे गवाह हैं इस बात बहुत तंग होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, मैं विश करता हूँ कि आपका इलाज जो है ना वो आपकी तरह पढ़े हुए किसी ने किया हो, तो फिर वो उनको ज़रूर
ये काउंसलिंग, ये कंटिन्यू, मुझे भी किसी ने ये सिखाया, मेरे में ये इनकलकेट की, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि जो नई जनरेशन आ रही है मैं इस पर ज़रूर इनकलकेट करूँ। ये बताइए प्रोफेसर हमाद के आपने MBBS जैसे मैंने तो बता ही दिया कि अल्लामा इकबाल से की, मगर उससे पहले का थोड़ा सा सफ़र बताइए। व्हेन यू आर किड तो आप किस स्कूल में जाते थे, फिर कॉलेज कौन सा था, वो सफ़र बताइए। मैं आई बिलोंग टू सियालकोट, और आपको पता है सियालकोट ने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, तो आई टेक प्राइड इन दैट। फिर मैंने जो है, देखिए जिस वक्त मैं स्कूलिंग कर रहा था ना, उस वक्त जो बंदा प्राइवेट स्कूल में जाता था ना, उसको ये समझा जाता था कि ये नालायक है। अच्छा। तो आई टेक प्राइड कि मैं उस गवर्नमेंट स्कूल में गया जिसका के नाम था, और एक जिसका स्टेटस सिंबल नहीं हो जाता, जिस तरह आजकल हम कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बीकन हाउस स्कूल से पढ़ रहा है। हम चाहते थे हम गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी हाई स्कूल सियालकोट से पैदा कर, उधर हमने तालीम हासिल की। तो बहुत फिर उसके बाद फिर मैं FSC के लिए लाहौर आ गया, और लाहौर जब आया तो मेरी माइग्रेशन का चक्कर था, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ना जा सका। अच्छा। तो मुझे गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में एडमिशन मिला, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन बनी। मेरे सारे भाई जो थे वो गवर्नमेंट कॉलेज में थे, और वो कुछ पॉलिटिकली एक्टिव भी थे। तो जब आप पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं तो आपके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं, कुछ आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। तो मैं उस गर्दाब में शायद किसी तरह फंस गया, तो मुझे it was made sure that I don't get admission in government college. So I landed myself in civil lines Islamic college. उसकी भी बहुत हिस्ट्री है, लेकिन फिर हुआ ये कि जो मैं आपको नुक्ता बताना चाहता हूँ मोटिवेशन के, कि किसी का कहा हुआ कई दफ़ा बहुत मोटिवेशन बन जाता है। तो क्योंकि मैं थोड़ी देर से दाखिल हुआ था, तो मेरी NCC नहीं थी, तो मैंने NCC में दाखिले की कोशिश की, तो उनका कोई रूल था कि 1 महीने बाद नहीं होते। तो फिर मैंने कुछ सिफारिश दिलवाई। तो जब मैं उन मेजर साहब के पास गया जो कि NCC करवाते थे, तो उनको सिफारिश पहुंची हुई थी मेरी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कौन से कॉलेज से हैं। मैंने कहा जी मैं सिविल लाइन से हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको क्या फ़ायदा होगा इस 20 नंबरों का, आपने कौन सा उधर से मेडिकल कॉलेज में चले जाना है। मैंने उनको कहा जी थैंक यू वेरी मच, और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं इसको साबित करके बताऊंगा। और मैंने वो 20 नंबर NCC के छोड़ दिए, और जो है मैंने उधर फिर दिन रात किया, और अल्लाह का करम हुआ कि मेरे इतने मार्क्स आए कि ना सिर्फ ये कि मुझे मेरिट पे दाखिला मिला, बल्कि लाहौर में दाखिला मिला, और इलामा इकबाल में दाखिला मिला। अगर मेरे वो 20 नंबर होते तो मैं किंग एडवर्ड का स्टूडेंट होता, लेकिन वो शायद मैं उस तरह एंजॉय ना करता जो मैंने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एंजॉय। इलामा इकबाल के दिनों की कुछ बातें बताएं, को अपने वहाँ पे हॉस्टल में होते थे, क्या आपकी रूटीन्स थी, अपनी रोटेशन वार्ड्स की, कुछ प्रोफेसर्स। अच्छा, आपने बड़ा एक ऐसा जो जिंदगी का हिस्सा है जो कि आप चेरिश करते हैं सारी जिंदगी, आप भी इस पे से गुजरे। मैं डे स्कॉलर था, लेकिन आपको पता है जितने डे स्कॉलर हैं वो इम्तहान के दिनों में हॉस्टल जो है वो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। तो मुझे दोनों जिंदगी गुजारने का मौका मिला। बहुत जो है अपना खूबसूरत सफ़र था, और इसमें बहुत सी मुश्किलात थी। मैं आपको बताऊं कि मेरी ज़िंदगी की सिर्फ एक फेलियर है, और आप बहुत हैरान होंगे। मैंने ज़िंदगी में KG से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक अल्लाह का कोई ख़ास करम था कि मेरा कोई एग्ज़ाम फेल नहीं हुआ, एंड इट इंक्लूड्स क्लास टेस्ट। और आप जानते हैं जो एनाटॉमी में सब स्टेजेस और स्टेजेस होते हैं, मेरी ज़िंदगी की सिर्फ एक फेलियर थी कि मैंने पहली सब स्टेज दी एनाटॉमी की। और मेरे उस्ताद हैं, उनका नाम भी लूँगा मैं, डॉक्टर तारिक रमज़ान,
मानते हैं, तो मैं उस सब स्टेज में फेल हो गया। और आप यकीन कीजिए कि मेरे आंसू गिर रहे थे और मैं सड़क पे खड़ा हुआ था और मैं डॉक्टर तारक रमजान का इंतजार कर रहा हूँ। जब वो, आपको याद है उनके पास स्पोर्ट्स गाड़ी जी थी, जी याद है। मैंने उनको रास्ते में रोक लिया और मैंने उनको कहा कि जी आपने मुझे क्यों फेल किया। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी पे बिठा लिया और वो मुझे घर तक छोड़ के, और उस दौरान उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट किया और बताया कि ऐसी बात नहीं होती। मैं जब घर पहुंचा, घर में सारे डॉक्टर का मॉल था, मैंने उनको बताया कि जी ये मेडिकल प्रोफेशन मेरे पास कर, क्योंकि मैं सब स्टेज में फेल हो गया हूँ। अब जाहिर है मुझे उस वक्त तो नहीं पता था कि सब स्टेज क्या होती है, कितनी छोटी सी चीज़ है ये, तो और ये कितना छोटा सा पोर्शन जिसको कोई आपके कैरियर में उसको कोई असर ही नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये फेलियर जो इतना बड़ा इंसिडेंट था कि मैंने घर वालों को कह दिया कि मैंने कहा कि मैं जो है फर्दर मेडिकल स्टडीज नहीं कर सकता। फिर भाइयों ने मुझे मोटिवेट किया और तो वो वहां से वो सफर शुरू हुआ। फिर मैंने बना लिया कि नहीं, नाकामी भी जो है वो कामयाबियों का हिस्सा होनी चाहिए। जो बंदा हर दफा कामयाब होता रहे तो उसको तो कामयाबी का मजा नहीं पता होता। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि या आप कामयाब होते हैं या आप सीखते हैं। फेलियर का तो सक्सेस स्टोरी में कहते हैं कि नाम ही नहीं लेना चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या है? बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं कई दफा अपने आप को डिप्राइव्ड समझता हूँ इन अ सेंस। मैंने पहली अटेम्प्ट में पार्ट 1 कर लिया, मैंने पहले अटेम्प्ट में पार्ट 2 कर लिया। डिप्राइव्ड, मैं आपको सच बता रहा हूं, जो आप अपनी नाकामी से जो सीखते हैं ना, उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। नेमुल बदल कोई नहीं है। फिर आप और जितने प्रॉफ थे हमारे, वो हमने जो है वो पहले ही अटेम्प्ट में पास कर ली। जो कि आपको पता है मेडिकल प्रोफेशन में 5 प्रॉफ, वो क्या लगता है जिंदगी खत्म हो जाएगी उसके बाद। क्योंकि ये आप जब मोटिवेशन होती है, आपको कहते हैं कि जी आप मैट्रिक कर लें फिर आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी, फिर कहते हैं एफएससी कर लें, ये आपका मेक एंड ब्रेक है, फिर आपको कहते हैं आप मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं बस आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो ज़िंदगी ऐसे नहीं है कि ये आप एग्ज़ाम पास करते रहते हैं और आप एक सक्सेसफुल बंदे बन जाते हैं और बस ख़त्म। मुश्किल तो साथ चलेंगी, चैलेंजेस तो साथ आएंगे। स्टूडेंट दौर की जो मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ, कुछ थोड़े से एक्टिविस्ट भी थे, मैं काफ़ी जो है वो अपना एक्टिव स्पोर्ट्समैन था और आप इसके गवाह होंगे। आपने भी देखा हम क्रिकेट बड़े शौक से खेलते थे, फिर उसमें हमने फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक भी गए और फिर जो है कॉलेज के कैप्टन भी बने। लेकिन इसमें एक मैं आपको बताऊं कि सिविल लाइंस कॉलेज में मैं एक वाकया नहीं भूलता कि एक दफ़ा नेट एक लगा हुआ था। सिविल लाइंस की जो क्रिकेट टीम है वो बहुत शानदार क्रिकेट टीम होती थी और उसका और गवर्नमेंट कॉलेज का एक राइवलरी होती थी, या गवर्नमेंट कॉलेज से लड़के जाते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या सिविल लाइन से जाते थे, और मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता था। तो मैंने देखा नेट लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि यार मैं भी जाता हूँ। मैं उधर चला गया और मैंने उनको कहा जी मैं भी ट्रायल देने था। तो उन्होंने काफ़ी देर मुझे खड़ा रखा और उसके बाद मैंने देखा एक लेफ्ट आर्म बंदा दूर से भागता आता है और वो बड़ी तेज़ बॉल करता है। मैंने कहा यार ये तेज़ तो बहुत कर रहा है लेकिन मुझे मौका मिले ना। खैर उन्होंने कुछ एक फटा सा बाल जो आखिर में जो आपको पता है दिया मुझे, अब मैंने शुरू किया तो उन्होंने वो बाल मेरे से लेके उन्होंने कहा कि आप जरा ठहरे, फलाना हमारा बैट्समैन आएंगे, हम आपको नए बाल देंगे। उसके एंड ऑफ ट्रायल में मुझे पता चला कि मैं सिविल लाइंस की टीम में सिलेक्ट हो चुका हूँ। मैंने घर आके बड़ी बताया फख्र से कि जी मैं गवर्नमेंट कॉलेज सिविल लाइंस की टीम में क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गया हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ये डिसाइड कर लें कि आपने स्पोर्ट्स खेलनी है या स्टडीज़ करनी है। अगर आपने स्टडीज़ करनी है तो हम आपके साथ हैं, और अगर आपने स्पोर्ट्स खेलनी है तो फिर आपकी मर्जी। तो ये लेफ्ट दैट। और मैं आपको बताऊं कि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो था वो दुनिया एक क्रिकेट का एक सितारा बना। वसीम अकरम तो नहीं? He doesn't know that। लेकिन ये मेरी बड़ी याद है
और फिर कई दफ़ा बंदा सोचता है जब एक प्रोफेशन में स्ट्रगल चल रही होती है और आप दूसरों को कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं और कहते हैं यार मैं उस वक्त ये कर लेता तो कैसा तो लेकिन फिर क्या सोचते हैं जब ऐसे ख्याल आता है? देखिए बात सुने, ये जो प्रोफेशन है ना, डॉक्टरी का प्रोफेशन, ये गॉडली प्रोफेशन है, ये लाइफ चेंजिंग है। अच्छा, आप करोड़पति हो रहे हैं राज भाई, आप करोड़पति हो रहे हैं, आपके पेट में दर्द होगी ना तो डॉक्टर की सारी वो आपकी दौलत सारी चीज चली जाएगी और एक मैजिकल पिल या कोई इंटरवेंशन डॉक्टर की तरफ से आएगी और आपको जो उसके दिल से वो दुआ मिलेगी, उसका नेम ही बदल गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पहले बात कर रहे थे हम सर्जरी पे, आपने कहा कि दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग, तो आपको थ्रू आउट द करियर कोई ऐसी सर्जरी या कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हुआ हो और फिर उसके बाद आपको सक्सेस मिली हो उसमें, मतलब कोई ऐसा हुआ कभी? बेतहाशा ऐसे हैं, बेतहाशा ऐसे हैं। द मोस्ट क्रिटिकल जब आपको लगा हो? देखिए अब मुझे तकरीबन 28 साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन किए हुए और हर स्टेज पे जो है अपना हर किस्म का चैलेंज, मसलन जो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा हमारे क्रिटिकल चैलेंजिंग होता था, क्योंकि आई हैव बीन ट्रेन्ड इन मेयो हॉस्पिटल। मेयो हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी है वो एक, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कहीं उस तरह की इमरजेंसी हो। मैं क्वालिटी और क्वांटिटी की बात नहीं करता, मैं फैसिलिटीज की भी बात करता हूँ। और हमें याद है कि हम 3-3, 4-4 दिन मुसलसल जागते। एक मोमिनपुरा का इंसिडेंस हुआ था, अगर आप याद करें, मोमिनपुरा का इंसिडेंस हुआ था जो कि ब्लास्ट हुआ था, दैट वाज इन 1997 और जिसमें कि ये लाहौर की तारीख का कोई सबसे बड़ा प्रोबेबल ब्लास्ट था जिसमें कि बेतहाशा डेथ हुई थी। और उस वक्त मुझे पता चला जिंदगी में चैलेंज क्या आते हैं। जिस तरह कतारों के कतार मरीज आए हमारे पास और क्रिटिकली इल, और एक के बाद कतार लगी होती थी, एक कि हम ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं और उनको ऑपरेट कर रहे हैं, किसी के पेट में लगे हुए हैं, किसी के छाती में लगा हुआ है, किसी के हार्ट में लगा हुआ है। सो एक उसमें ऐसा था जिसके के हार्ट के आर पार हुआ था, तो He was almost dead, you know। हमारे अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो हाउस अफसर थे, they donated blood। और हम 3-4 बंदे जो थे, मैं तो जूनियर लेवल पे था, लेकिन क्योंकि मैं उस वक्त रजिस्ट्रार था तो मेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने उसकी थायरोकॉटमी की और हमारा ख्याल था कि हम डेड बॉडी पे ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन अल्लाह जिसको देता है, सर्वाइव्ड। हम अभी भी ये सोचते हैं जब हम पुराने दोस्त मिलते हैं, ये करते हैं बात कि यार वो कैसे बच गए। सुभान अल्लाह। और उसके बाद आपको जो खुशी मिली होगी उसका भी कोई नेमुल बदल। मैं वही बताता हूँ कि देखिए बात ये है कि ये जो दूसरों की हेल्प करके जो आपके दिल में तमानियत आती है वो आप ना किसी से नहीं ले सकते। मैंने आपका कोई ऐसा काम किया जिससे आपकी जिंदगी बदल गई, जिस तरह आप यहाँ लोग करते हैं, तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है और जो उस बंदे के दिल से आपके लिए लफ्ज़ अदा होते हैं, क्या वो आप पैसे दे के खरीद सकते हैं? क्या आप वो अपनी ओहदे की वजह से ले सकते हैं? वो कभी भी नहीं ले सकते। अब देखिए एक आम मशीन होती है ना, उसको समझने के लिए हम कितना वक्त सब करते हैं, और ये जो मशीन जिसका कि हम इलाज कर रहे होते हैं, इंसान, ये रब ने बनाई है। विलिंग वेज की फैसिलिटीज़ से आप अगर आशना हैं और डॉक्टर सदाकत से आपकी मुलाकात है, आपके फ्रेंड्स में हैं, तो ये जो काम हम करते हैं इसका आप क्या ओवरव्यू आपके जहन में क्या है? बहुत शानदार काम, मैं फैन हूं इनका, बाकायदा तौर पे फैन हूं। मिरेकल हैपन्स, ठीक है ना। और जो आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, जो आगाही का काम है, इसका मैच कोई नहीं है। बेशक।
देखें, बहुत से मैंने सेंटर देखे हैं, बहुत से इदारे देखे, अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन जिस डेडिकेशन के साथ, जिस साइंटिफिक अप्रोच के साथ और जिस मिशन के साथ आप काम कर रहे हैं, प्रोबेबली वो अनमैचेबल है। और मैंने लोगों की जिंदगियों को बदलते देखा, लोगों की जिंदगी को बदलते देखा है। देखिए, जो काम आप कर रहे हैं वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पे काम नहीं कर रहे। मैं तो समझता हूँ कि हमारा जो प्रोफेशन, हम इंडिविजुअल्स पे काम कर रहे होते हैं। एक पेशेंट आया, उसको देखा, ठीक है, कोलैटरल साथ थोड़ा बहुत उनका फायदा होता है, लेकिन आप बाकायदा तौर पे फैमिलीज पे काम करते हैं और फैमिलीज की जिंदगी को बदलते हैं। और ना सिर्फ बदलते हैं बल्कि उनको सोसाइटी का हिस्सा बनाते हैं और फिर एक सोसाइटी में चेंज आती है। जो अवेयरनेस विलिंग वेज इस वक्त सोसाइटी में दे रहा है, मैं विश करता हूं और होप करता हूं कि काश ऐसे इदारे और बने। और हमारे माशरे को इसकी शदीद जरूरत है। शदीद जरूरत। आप ये बताइए कि हाउस जॉब आपने कहाँ पे किया और अपनी FCPS की ट्रेनिंग कहाँ की? हाँ जी, हाउस जॉब जो है मैंने मेडिसिन का जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में किया। और आप हैरान होंगे कि इसमें भी एक बड़ी कैच है कि मैंने जो टफेस्ट वार्ड था वो था प्रोफेसर इशफाक अहमद खान का। बड़े रिनाउंड और ज़बरदस्त आदमी थे। उनका मेडिकल यूनिट 5 था और वो बहुत टफ था। उनके वार्ड में कोई हाउस जॉब करने नहीं जाता था कि ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट सर्टन थिंग्स। लेकिन मैं ये बताऊं आपको कि जो मेडिकल प्रोफेशन की बुनियाद है ना, किसी मरीज की बुनियाद, वो हिस्ट्री लेना है। आप किसी की हिस्ट्री लेते हैं तो आप आगे से बिल्डअप करते हैं। वो बंदा मास्टर था इस चीज़ में और उन्होंने ये हमारे में इनकलकेट की। इसके बाद क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा पॉलिटिकली भी एक्टिव थे, हमारा वो दौर था जिसमें कि स्टूडेंट यूनियन जो है वो बहाल हुई थी और इलेक्शंस हुए थे, तो हमारा एक ग्रुप बन गया हुआ था। तो उनमें से कुछ बहुत बड़े लीडर हजरात थे जिनकी के सप्ली आ गई। तो मैंने जब मेडिसिन की हाउस जॉब कंप्लीट की तो वो हजरात जो हैं वो सप्ली से पास होके उन्होंने वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। और आपको पता है कि जब आप एक ग्रुप में होते हैं तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको नुकसानदेह होती हैं। देयर एंड देन आई डिसाइडेड आई विल नॉट डू माई सर्जरी हाउस जॉब है। आई वेंट टू LGH। अच्छा, LGH चले? LGH से मैंने फिर अपनी सर्जरी की हाउस जॉब की। और बड़ा वो किनके पास थे आप? सर्जरी में मैं प्रोफेसर मजीद चौधरी के साथ था और वो उनके साथ एसोसिएशन जो है मेरी 3rd ईयर से शुरू हुई थी क्रिकेट की वजह से। ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। तो उधर से उन्होंने मुझे पहचाना और जब मैं LGH में एक दफ़ा हाउस जॉब लेने गया तो उन्होंने कहा कि तुम इधर क्या फिर रहे हो? मैंने कहा कि मैंने हाउस जॉब करने का था, तुम मेरे साथ आओ। फिर मैंने हाउस जॉब भी उनके साथ की, फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी उनके साथ की। अच्छा। वो उस वक्त मेयो हॉस्पिटल में प्रोफेसर थे, तो फिर मैंने उनके साथ जो है वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी की। तो ही इज़ माई मेंटर, माई सुपरवाइजर, माई मेंटर, जेम ऑफ पर्सन। और इस वक्त पंजाब में प्रोबेबली उनके शागिर्द जो हैं वो हर तरफ हैं, की पोस्ट पे हैं। ये बताइए कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आगे बढ़ते रहे, मतलब ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग और फिर FCPS के बाद, उसके मुताबिक जी इस दौरान जी हुआ कि मैं ना एक भेड़ चाल चली थी आयरलैंड, चलो आपको याद है। तो मैं भी उनमें से एक बंदा था। मैं उस वक्त मेयो हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार था। आपको पता है रजिस्ट्रार मेयो हॉस्पिटल जो है ना वो बहुत ही टफ जॉब है। और फिर मैं उस यूनिट में था जो कि पूरे पंजाब में नंबर 1 यूनिट होता है, नॉर्थ सर्जिकल वार्ड। इस वक्त आपको लाहौर में 90% लोग जो हैं जो की पोस्ट पे हैं, जो प्रोफेसर की पोस्ट पे हैं, वो उस नॉर्थ सर्जिकल वार्ड की प्रोडक्ट है। तो उस दौरान मेरे अपॉर्चुनिटी आई कि मैं आयरलैंड जाऊं। घर वालों की तरफ से भी प्रेशर था कि आप बाहर की डिग्री लें।
तो मैंने अपने सुपरवाइज़र से रिक्वेस्ट की कि सर मैं जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने वही बस वेरी काइंड, उसने कहा कि चले जाओ, लेकिन जब भी आना चाहो मुझे बता देना। वहाँ मैंने कुछ देर काम किया आयरलैंड में, गालवे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है उसमें मैंने काम किया। और फिर हम जो काम मेयो हॉस्पिटल में करते थे ना, जब मैंने उधर के प्रोफेसर को उसके लिए स्ट्रगल होते देखा तो मुझे बड़ा डाउन हुआ। मैं कि यार देखिए, हर जगह के जो ट्रेनिंग होती है ना वो अपने माशरे के लिए करते हैं, दूसरे माशरे के लिए नहीं करते। हम जिस टफ हालात से गुजर के उधर पहुंचे थे, तो हमारे लिए जो वो काम कर रहे थे वो कोई इतना बड़ा काम नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं काफ़ी जो है वो मायूस हुआ कि यार ये तो इनका प्रोफेसर अभी तक अपेंडिक्स करते हुए उसके पसीने छूट रहे हैं, और वो कभी नर्स के साथ और कभी किसी के साथ वो लगा हुआ। तो मेरा दिल करता था कि मैं इंटरवेन करूं और उसको कहूं ये ले ये है। नाइब थे उस वक्त, नहीं पता उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं, नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन मुझे उस वक्त ये चीज़ की नहीं यार मैं बड़ी चीज़ हूँ, वापस मेरे अपने मुल्क में वापस। तो आई केम बैक। मिनिस्टर साहब ने फिर मुझे रजिस्ट्रार की पोस्ट पे रखा। उसके बाद फिर जब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो फिर हम मेयो हॉस्पिटल में ही अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। सीनियर रजिस्ट्रार भी जो मेयो हॉस्पिटल का होता है वो बड़ी नाजुक पोस्ट है। फिर मेरे कुछ डेफिशिएंसी लिखी, हमें कुछ मज़ीद करना, आगे चढ़ना चाहिए। तो फिर मैं फेलोशिप के लिए सिंगापुर चला गया। तो जो मेरी स्पेशलिटी है वो है अपना कोलोरेक्टल एरिया, जो पेरिएनल डिजीज़ है उसको मैं बहुत शौक से और बड़े इंटरेस्ट से करता हूँ। तो उसकी मैंने ट्रेनिंग फिर उधर से हासिल की थी। तो उधर से मैंने कोलोरेक्टल सर्जरी में फेलोशिप की थी। तो डॉक्टर साहब, अब जो आप कह रहे थे कि एक निश्तर से निशान लगाते हैं, स्कार होता है, तो अब कोई ऐसे तरीके नहीं आगे जिसमें एक छोटा सा होल हो और उससे ही आप कर? जी बिल्कुल, अब सर्जरी रेवोल्यूशनाइज हो गया और नेक्स्ट डेकेड जो है वो रोबोटिक सर्जरी का डेकेड है। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम बड़े बड़े निस्तर के साथ करते होते थे, लेकिन जब हम बन गए सर्जन बन गए उस वक्त ही हम निस्तर बड़े यूज़ करते। फिर ये की होल सर्जरी का कॉन्सेप्ट आया, और फॉर्चुनेट हैं हम कि दुनिया में की होल सर्जरी शुरू हुई 88 में, और पाकिस्तान में मेरे सुपरवाइज़र ने ही की होल सर्जरी की इब्तिदा की। दैट वाज इन 1991, सो वेरी अर्ली। तो फिर मौका मिला की होल सर्जरी का भी, और अब तो मोस्टली हम जो काम करते हैं वो की होल सर्जरी से करते हैं। और अभी भी हम सोचते हैं कि की होल सर्जरी से भी चीज़ें आगे जा चुकी हैं। अब सर्जन जो है वो एक सीट पे बैठा होगा और मॉनिटर के साथ खेल रहा होगा, सर्जरी अंदर जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि जो की होल है उसमें भी होल तो बनता है, उसमें भी स्कार जरूर आता है। लेकिन सर जैसे भी आप बता रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो अंदर कर रहा होगा, मशीन पे ऑपरेट कर रहा होगा, लेकिन एक्चुअली रिपोर्ट इसमें तो ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। रिपोर्ट को ट्रेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। और मुझे रोबोटिक सर्जरी से मतलब वो फिजिकली रिपोर्ट चेक करेगा? नहीं, फिजिकली रिपोर्ट होता है। ओके, ही इज देयर, आप पीछे से बैठ कर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इन्वॉल्व तो आप भी उतना ही है ना उसमें। नहीं, ऑब्वियसली, लेकिन आप जो कह रही हैं कि दो उसमें एक्सपर्टीज ज्यादा है। आप खुद भी आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, फिर आपने जिसको डेलीगेट की अथॉरिटी या करने का वो भी, तो उसमें डबल। साइंस काफी तरक्की कर चुकी है, उसमें अब वो प्रोग्राम्स ऐसे आ गए हैं यू नो कि आप एक्चुअली जो हम ट्रेडिशनली ट्रेन हुए हैं, तो हमें जो ट्रेनिंग थी और हम जो करते थे, हम सोचते थे कि जो फिंगर्स है ना सर्जन की, उसमें आंखें लगी होती हैं। तो जब तक हम पलपेट करते थे, चीज़ को देखते थे, तो फिर हम जो है ना एक डायग्नोसिस, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और ये वो,
जो मिसिंग लिंक है इस की होल सर्जरी में, वी हैव लॉस्ट दैट टैक्टाइल सेंसेशन। सो हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन बहरहाल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि जिस चीज़ को हम पहले ओपन करते हुए हम बहुत सोचते थे, अब वो की होल से बहुत आसान हो गई कि मैग्नीफाइड चीज़ें नज़र आ रही होती हैं आपको। एक तो आप देख रहे हैं, अब उस चीज़ को अगर आप 20 गुना 10 गुना 20 गुना बड़ा करके दिखाएं तो आपके लिए चीज़ें कितनी आसान हो। असल में फील्ड ऑफ सर्जरी जो है उसमें ब्लड फ्री सर्जरी करना, कई दफ़ा जो है सर्जन्स जो उस तरह से नहीं करते थे या अपनी नर्व्स पे नहीं, तो काफ़ी फील्ड अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर जाती थी, जिसकी वजह से चीज़ों को देखना समझना मुश्किलात। सर वो चीज़ें भी तो भूल जाते थे कुछ बीच में, कैंची। ये बताइए जी, ये जो एक मशहूर है कि वो अंदर भूल गए, गॉज भूल गए, कैंची भूल गए। हाँ नहीं, ये देखिए, ये बिल्कुल एक हकीकत है, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप केयरफुल हैं और आपकी ट्रेनिंग ठीक हुई है और आप ट्रेंड हैं, तो मेरी ज़िंदगी में मेरे मरीज़ के साथ ऐसा वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब इसका इम्कान बहुत कम हो गया, क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट जो जाते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं, वो हम जब तक बाहर नहीं निकालेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। और जो गॉज पीस हैं और जो ग्लव्स हैं, उसका अंदर जाना जो है वो अब ज़रूरत नहीं होती। पहले हमने पूरा पेट खोला होता था, पेट काफ़ी बड़ा है, इसमें हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पर्सनल लाइफ में आपको कितनी अपने प्रोफेशन की वजह से सेटिस्फेक्शन मिली और क्या चैलेंजेस पेश आए? आई एम वेरी सेटिस्फाइड पर्सन। अल्लाह का बहुत एहसान है कि आई लव माई प्रोफेशन, और रोज़ का नया एक चैलेंज होता है। मैं अब जितनी दफ़ा भी कोई, अब अगर मैंने एक ऑपरेशन सैकड़ों बार किया है, तो मैं जब उसको 101 दफ़ा करूँगा तो मेरे लिए वो भी चैलेंज होगा। मैं ऑलवेज टेक इट एज चैलेंज। एवरी पेशेंट इज अ न्यू पेशेंट, वी शुड टेक दैट चैलेंज। लेकिन ये बहुत है कि मैं अपने प्रोफेशन से आई एंजॉय और मुझे मज़ा आता है। और देखिए, जब आप किसी चीज़ में आपको मज़ा आना शुरू हो जाए ना, तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। आपके बच्चों में कोई इस तरफ आ रहा हो? बच्चे 2 हैं, दोनों के इस तरफ आने का कोई इरादा नहीं है। टफ लाइफ है, डॉक्टर की ज़िंदगी जो है वो बहुत टफ है। आजकल की जनरेशन है वो शॉर्टकट ढूंढती है कि जल्द से कुछ हो जाए, और जाहिर है दिन में वही 24 घंटे होते हैं ना, तो वो 24 घंटे जब आप डिवीज़न पे जाते हैं, तो अगर आपका प्रोफेशन जो है वो डॉक्टरी है, तो फिर बाकी कामों के लिए जो है वक्त कम बचता है। सर्जन्स क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा एग्रेसिव होते हैं सर्जन, और उनका मूड मिजाज जो है वो भी थोड़ा एग्रेसिव होता है। आपको कभी ये मुश्किलात पेश आई? है ऐसा, ये बात एक हकीकत है। एक्चुअली जो है ना, जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी ना, तो मिथ मैं अब मैं क्योंकि विलिंग वेज के प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ और विलिंग वेज से मेरी एसोसिएशन भी है, वो मिथ थी हमारे साथ कि जो सर्जन डाडा ना हो वो सर्जन क्या है, सो अग्रेशन है। बिल्कुल, असल में सर्जन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहा होता है, और सर्जन जो है वो 2+2 करता है। इफ्स एंड बट्स कम होते हैं, लेकिन इफ्स एंड बट्स कम होते हैं, जबकि अदर स्पेशलिटीज में इफ्स एंड बट्स ज़्यादा है। सो जब आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कि स्पेशलिटी ऐसी है जिसमें कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है, आपको रैशनल थिंकिंग करनी पड़ती है, और उसमें नतायज आपके सामने हो रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आदत जो है पुख्ता हो जाती है। और यस, सारी दुनिया में शायद ऐसे है। हम्बलनेस बहुत बड़ी क्वालिटी है, लेकिन सर्जन थोड़ा सा ये बताइएगा प्रोफेसर साहब कि
पेट के अंदर ही आप अपनी सर्जरी करते हैं या सीने तक भी पहुंच जाते हैं या टांगों और बाजुओं पे भी सर्जरी कर देते हैं? मैं बीइंग ए जनरल सर्जन तो सारे काम होते हैं। जनरल सर्जन जो है वो पेट का भी करता है, टांगों का भी करता है, छाती का भी करता है, नेक का भी करता है, सर का भी करता है। सो जनरल सर्जन जो है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड। तो अब आप क्योंकि शालामार मेडिकल कॉलेज में टीचिंग हॉस्पिटल से वाबस्ता हो गए हैं, तो ये जो एक उस्ताद का रूप है वो आपको कैसा लगा? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। आप इनकलकेट करते हैं लोगों में, आप अपने सामने चीज़ों को देखिए। जिस तरह फूल खिलता हुआ आप देखते हैं ना, इस तरह जब आपका स्टूडेंट जो है आप उसको ट्रेन करते हैं, उसको आगे पहुंचाते हैं, तो एक बहुत सेंस ऑफ प्राइड, सेटिस्फैक्शन और फिर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। सो टीचिंग बहुत ज़बरदस्त। उस्ताद का जो अपना रुतबा है उसको तो मैचलेस है। जो माशरा आपका चलता है, मैं ये समझता हूं कि अगर मेरे प्रोफेशन में कोई डिटेरियोरेशन है तो वो मेरी वजह से होगी, ये जनरेशन की वजह से नहीं। मैं उनको इनकलकेट नहीं कर सका। तो उस्ताद अगर ठीक है वो ठीक निकलेगा, अगर उस्ताद खुद नहीं है तो ये आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि दफ़ा आप देखें, मैं बहुत सी चीज़ें नहीं करता इस वजह से कि मैंने एक पूरी जनरेशन को आगे लेके जाना, एक मैसेज मिलेगा। सो रोल मॉडल बनना चाहिए ना। जरूर। देखिए कई दफा आप कहते हैं कि जी ये आपकी पर्सनल जिंदगी है, पर्सनल जिंदगी में काम कर रहे हैं, तो जब आप रोल मॉडल होते हैं तो फिर आपकी पर्सनल जिंदगी, जब आप जिम्मेदारी की पोजीशन पे होते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। मेडिकल लाइन का फ्यूचर पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं? शानदार है इंशाल्लाह, बिल्कुल शानदार। सिर्फ एक मेरे इसमें है, वो ये है कि एज ए सोसाइटी हमारी वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, और विदाउट गिविंग दैट एम्पावरमेंट आपने एक आइसोलेटेड डिसीजन लिया हुआ है, दैट इज इट इज एन ओपन मैरिट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। सो मैं जो आगे देखता हूं कि आपको मेल सर्जन शायद नहीं मिलेंगे, तो कौन होगा सर्जन? फीमेल सर्जन। इसकी क्या रीजन, मतलब क्या है, आप क्या देख रहे हैं? किसी ज्यादा आ रही हैं स्टूडेंट्स? नहीं, मैं आपको रीजन देता हूँ। इस वक्त जो मेरे पास क्लास आती है उसमें 30% मेल है, 70% फीमेल है। आपको लगता है कि वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस भी करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं, मैं आपको बताऊं, उनमें से जो कमिटेड है ना, वो बहुत कमिटेड है। इसके बगैर हमारा माशरा चलेगा नहीं ना, हमें करना पड़ेगा ये। आप कैसे देखें, पहले आप और हम इस बात के गवाह हैं, हमारे 10% भी नहीं शायद गर्ल्स होती थी जब बन गई, ठीक है। तो वो 10% को में से कोई 2-3% जो है वो आ जाती थी प्रोफेशन। 6-7% का ड्रेनेज जो है वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, 70% का नहीं है सही। और ये एक ऐसी चीज आने वाली है और वेरी नियर फ्यूचर। आप देखिए कि मैं क्योंकि एग्जामिनर भी हूं, और जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे और एग्ज़ाम दे रहे थे तो कभी कोई फीमेल जो है वो एग्ज़ाम के लिए अपीयर होती थी, इट वाज यूज्ड टू बी न्यूज़ कि जी फलाने बंदे की ट्रेनिंग जो है वो अपीयर हुई है, वो पार्ट 2 कर रही। लेकिन अब जो है जब हम फाइनल एग्ज़ाम लेने के लिए जाते हैं तो हमें बड़ा फ्रीक्वेंटली फीमेल्स के हम एग्ज़ाम ले रहे होते हैं, जो कि पहले रेयरिटी थी हमारे। तो उनकी एक्सपर्टीज कैसे आप देखते हैं? दे माइट बी वेरी गुड विद नॉलेज, बट हैंड्स ऑन कैसे होते हैं? मेरा ख्याल है, मैं आपको ये बात बताऊं कि
सर्जन बनने के लिए ना कुछ जिस्मानी साख्त भी जो है ना वो रोल प्ले करती है। हालांकि शायद कुछ लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे, मेरा पर्सनल व्यू है। जो लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूटीज हैं और जो कमिटमेंट है हमारे माशरे में, अभी औरत को वो तो नहीं दी, इंडिपेंडेंस नहीं दी हुई ना, लेकिन हम एक प्रोफेशन में उसको जो है फौरी तौर पे करना चाह रहे हैं, वो मुमकिन नहीं है। सो कुछ अरसे तक तो शायद हमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज होगा, लेकिन इवेंचुअली जब आपके पास चॉइस नहीं होगी तो फिर मेरा ख्याल है कि ये कंपेरेबल हो जाएंगे। फिल वक्त मुश्किल है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हेल्थ सिस्टम से मुतमईन है पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम, हुकूमती लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे? मुझे कई दफ़ा ये लगता है कि शायद सक्सेसिव हुकूमतें जो हैं उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली एक वेलफेयर स्टेट नहीं है। वेलफेयर स्टेट में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो हुकूमत है वो इसका ज़िम्मा उठाती है, लेकिन एक तो हम वेलफेयर स्टेट नहीं, दूसरा हम एक थर्ड वर्ल्ड से हैं, तीसरा हमारी जो नो हाउ का लेवल है वो भी काफ़ी नीचे है, पढ़ाई का इसको क्या लें। हुकूमत जो है उसके बस की बात नहीं है। अब देखिए, आप 230 मिलियन पॉपुलेशन है ना, और आप देख लीजिए कि लाहौर शहर की आबादी में कितने अस्पताल और कितने होने चाहिए, और लाहौर आपका रोल मॉडल है बहुत सी जगह। पिछले जो हमें याद पड़ता है, जो लास्ट हॉस्पिटल बना है वो शेख ज़ायद है या जिन्ना हॉस्पिटल। अब लाहौर की आबादी देखें और आप देखिए इधर कितने होने चाहिए थे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा, ये हुकूमत, किसी भी हुकूमत के बस का रोग नहीं होगा, ये किसी भी हुकूमत के बस का रोग नहीं होगा। और फिर जो क्वालिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, वो बात तो बाद में आती है। पहले तो आप फैसिलिटी देखिए, अवेलेबिलिटी तो हो ना। तो अब वो अगर मुझे ये बताइए कि मुझे दिन में 200 मरीज देखने पड़ेंगे तो मैं किस तरह देख सकूंगा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और ये रोल मॉडल बना हमारे लिए। जब मैं शौकत खाना में गया तो मेरे साथ बाय अपॉइंटमेंट मरीज होते थे, हालांकि मैं एक मेडिकल ऑफिसर होता था, लेकिन बाय अपॉइंटमेंट मेरे साथ मरीज होते थे। दिन में मैंने 15 नहीं तो 20 मरीज देखने ने, जबकि मेयो हॉस्पिटल में एक लंबी लाइन होती थी। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सो आपको छोटे छोटे जो है ना ड्रेनेज सेंटर बनाने पड़ेंगे। इन हॉस्पिटल्स को, जैसे मेयो हॉस्पिटल है या सर्विसेज हॉस्पिटल है या जिन्ना हॉस्पिटल है, ये आपके वाकईतन टर्शरी केयर हॉस्पिटल होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये हॉस्पिटल जो है ये टर्शरी केयर के साथ साथ एक डिस्पेंसरी का किरदार भी अदा कर रहे हैं। तो सारा बर्डन जो है इन पे आता है। जब इन पे आता है, देखिए 100 मरीज आए हैं, वो 100 के 100 सर्जरी के नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं फिल्टर होना चाहिए। और उनको अगर प्रोफेसर नहीं देखेगा या नहीं देखेगा तो उसकी फिर आप सोचिए कि क्या होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो डॉक्टरी की बातें हैं, क्रिकेट का आपको काफ़ी शौक रहा और अभी भी आपका दिल धड़कता है, तो ये पाकिस्तान प्रीमियर लीग के साथ आपका क्या ताल्लुक है? PSL के साथ? हाँ, पाकिस्तान ये जो है PSL की जो फ्रेंचाइज लाहौर के अंदर है इज बीइंग ओन्ड बाय माय फैमिली। माय एल्डर ब्रदर ही रन्स इट, राना फवाद, और 2 छोटे भाई जो हैं वो भी उसके साथ इन्वॉल्व हैं। सो पता नहीं, वैसे समझ नहीं आई, ये अचानक हुआ, कोई प्लान चीज़ नहीं थी, लेकिन हमारी पूरी फैमिली का जो है ना क्रिकेट में पैशन तो बहुत ज़्यादा था, लगाव तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक होता था कि मुझे याद है
कि जो 92 का वर्ल्ड कप था उसमें हमारे एक भाई की जो है वो शादी हुई थी, उसको नया टीवी मिला था, हमारे पास पहले पुराना टीवी था, तो हमने वो टीवी लगाया और वो बंदा बेचारा मजीद टेंशन का शिकार था, क्योंकि हमने कहा अगर इस टीवी के देखते हुए हम हार गए तो उस्ताद तेरा काम ठीक नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ। उसकी बीवी भी मसले में बैठी होती थी, वो खुद भी मसले में बैठा होता था, और वही आजकल लाहौर कलंदर का मालिक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब कोई रिग्रेट्स लाइफ में? इंसान को होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं। मैं सोचता हूँ कि जो ह्यूमन इंटरेक्शंस है ना, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन, या आप उसको रिलेशनशिप कहना चाहिए, रिलेशनशिप पे मैं उतना काम नहीं कर सका जितना मुझे करना चाहिए था। वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं, और लेकिन आप बहुत माइंडफुल होंगे इस बात पे, और उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो विलिंग वेज का है। ये जो हम एक रैट रेस में भागते हैं, जब आप एक खास एज पे पहुंचते हैं तो आप मुड़ के देखते हैं, आप कहते हैं ये मैंने क्या किया, कहाँ गए वो हमारे जो हमारे चाहने वाले थे, बहन भाई माँ बाप अजीज रिश्तेदार बच्चे, जो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, हम उसको टेक इट एज ग्रांटेड लेते हैं। इट इज रॉन्ग। हमें उनको, जब आपका दिल उनके साथ धड़कता है तो फिर वक्त तो निकलना चाहिए, तो आपको सोचना तो चाहिए इस बात। और लेकिन शुक्र है ये चीज जो है वो समझ आ गई, तो इस पे डिलिबरेटली काम होता है। और ये रिलेशनशिप ये हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी है, मेरे ट्रेनीज के साथ भी है, मेरे अपने कोलीग्स के साथ भी है। सो ये ओवरऑल चेंज आती है, और ये बड़ी जबरदस्त चेंज है। और मैं लोगों को एडवाइस करूंगा अपने रिलेशनशिप जरूर ठीक रखेंगे। रिलेशनशिप आपके ठीक होंगे, आपकी जिंदगी में मुश्किलात कम हो जाएंगी। बहुत मेहरबानी प्रोफेसर डॉक्टर हम्माद राना हमारे साथ, आज के गेस्ट, आपका भी शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, इंशाल्लाह विलिंग वेज के फोरम से आपकी मुलाकात पाकिस्तान की चीदा नामवर शख्सियात से, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से हम कराते रहेंगे। आज के हमारे मेहमान, आपने उनकी हार्ट टू हार्ट टॉक सुनी, और उनकी जर्नी, उनके लाइफ के सफ़र के मुतालिक आपने उन्हीं की ज़ुबानी सुना। हमें ज्वाइन करते रहिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।